दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक आर्टिकल रिसेंटली पब्लिश हुआ सीटी स्टोरीज के अंदर में, आप देखिए। इसका हेडलाइन है इंडियन सैटेलाइट स्पेक्ट्रम रूल्स ए फ्रेमवर्क हाफ बिल्ड एंड नाउ एंड हाफ चेंज्ड। अभी इसका मतलब क्या है? क्योंकि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के बारे में डिबेट तो पिछले 4 साल से चल रहा है। टीआरए के रिकमेंडेशन आ चुका है, यहाँ तक कि रूल्स भी डिफाइन हो गए हैं, एसयूसी का भी डिस्कशन हो चुका है, सब कुछ हो गया। तो ये अचानक सैटेलाइट स्पेक्ट्रम रूल्स के ऊपर में क्वेश्चन मार्क क्यों आ गया है? तो दोस्तों आज का वीडियो जो है इसी क्वेश्चन को जवाब देने के लिए है कि क्योंकि ये सारे जो इश्यूज बहुत पेचीदा हो जाते हैं, नॉर्मल जो व्यूअर हैं उनको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको सिंप्लीफाई किया जाए और आपको सारे लिंकेजेस समझाया जाए कि एक्चुअली ये का मतलब क्या निकलता है। क्योंकि स्टारलिंक के सर्विसेज अभी लॉन्च होने वाले हैं, कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हैं, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। पर स्पेक्ट्रम तो का इशू तो लगभग सुलझ गया था। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2023 में इंडियन टेलीकम्युनिकेशन एक्ट आया, जो कि टेलीग्राफ एक्ट को रिप्लेस हुआ। उस टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में एक फर्स्ट शेड्यूल है जो कि पेज नंबर 24 में है। वहां पे क्या है? वहां पे मेंशन है कि असाइनमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। मतलब अगर आप स्पेक्ट्रम, तो आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने कहा था कि सारा स्पेक्ट्रम ऑक्शन कर दो। अब उन्होंने क्या किया, एक लिस्ट बनाई है जहां पे स्पेक्ट्रम को एडमिनिस्ट्रेटिव देने का प्रोविजन डीओटी ने रखा है। तो इसमें कितने आइटम है? टोटल आइटम 19 है। 19 आइटम्स है इसके अंदर, देखिए। तो उसमें से आइटम नंबर 16 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सैटेलाइट से रिलेटेड है। अब दोस्तों सैटेलाइट को क्या लाइसेंस मिलता है? सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कौन सा लाइसेंस लेना पड़ता है? जीएमपीएस लाइसेंस। तो जीएमपीएस का मेंशन इस शेड्यूल के अंदर में उन्होंने डाल दिया। इसका मतलब जीएमपीएस को जब भी स्पेक्ट्रम मिलेगा वो एडमिनिस्ट्रेटिवली मिलेगा, है ना दोस्तों। और एक और लाइन आइटम है जो कि कमर्शियल सैटेलाइट सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको बोला जाता है मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेज इन एलएनएस बैंड। उसको अभी बात नहीं करते हम, अभी सिर्फ जीएमपीएस की बात करते हैं, ठीक है। अब जीएमपीएस जो है पुराना लाइसेंस रेजीम था। नया लाइसेंस रेजीम जो है वो जीएमपीएस को कंप्लीटली रिमूव कर देता है। क्यों रिमूव कर देता है? अगर आपको याद हो, अभी रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था जिसका वो नाम था प्रोविजन ऑफ मेन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज रूल्स। क्योंकि एक्ट के मुताबिक जो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 था, उसमें इन्होंने कहा कि देखिए हम लाइसेंस देना बंद कर रहे हैं। लाइसेंस मतलब कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी साइन बिटवीन डीओटी एंड द लाइसेंस होल्डर। अब बोल रहे हैं भाई नहीं, हम कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं साइन करेंगे, हम एक डॉक्यूमेंट निकाल देंगे जिसको बोला है ऑथराइजेशन। जिसको भी ऑथराइज करना है हमको, वो अप्लाई करे, हम उसको ऑथराइज कर देंगे। अगर रूल्स में कोई चेंज करेंगे ऑथराइजेशन रूल्स में, सबको इक्वली एप्लीकेबल होगा। पहले क्या होता था, कोई रूल चेंज होता था तो सब लाइसेंसेस को दोबारा जो है अमेंडमेंट इशू करना पड़ता था। अब वो नहीं करना पड़ेगा। एक ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट में अगर कुछ चेंज करेंगे तो सबको एप्लीकेबल होगा। सैटेलाइट के लिए उन्होंने कोई स्पेसिफिक ऑथराइजेशन नहीं रखा इस डॉक्यूमेंट के अंदर में। उन्होंने क्या किया, जो यूएल ऑथराइजेशन है उसके अंदर में चैप्टर 7 में उन्होंने एक स्पेशल कंडीशन फॉर प्रोविजन ऑफ प्रिंसिपल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज यूजिंग सैटेलाइट नेटवर्क का रेफरेंस डाल दिया। मतलब वर्ड जीएमपीएस निकाल दिया। जो एग्जिस्टिंग जीएमपीएस लाइसेंस होल्डर है, जब वो इस ऑथराइजेशन में माइग्रेट करेंगे तो उनके प्रोविजंस जो है ओल्ड प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। बट मान लेते हैं कोई नया जो है प्लेयर वो सैटेलाइट ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, उसमें वर्ड जीएमपीएस विल नॉट बी एप्लीकेबल। मतलब जो अर्लियर प्रोविजंस थे वो ग्रैंडफादर नहीं होंगे, उनको इसी प्रोविजन के अंदर में स्पेक्ट्रम मिलेगा। और इसमें दिक्कत क्या आएगी, क्योंकि अगर आप फर्स्ट शेड्यूल को देखें, वहां पे जो कोई रेफरेंस नहीं है, सिर्फ जीएमपीएस का रेफरेंस है। इसका मतलब जब जीएमपीएस का रेफरेंस है, बाकी का रेफरेंस नहीं है, नया ऑथराइजेशन का रेफरेंस नहीं है, तो उनको फिर स्पेक्ट्रम किस हिसाब से दिया जाएगा? बिकॉज 2023 का एक्ट इज द एंकर डॉक्यूमेंट विच हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट। तो ये लीगल इशू बन सकता है क्या? तो ये सारी जो है डिस्कशन हम इसमें करेंगे और हम ये देखेंगे जो डीओटी ने रिसेंटली जो स्पेक्ट्रम के जो रूल्स जारी किए थे वो आपको बता देता हूं। ये देखिए, डीओटी ने इन्हीं टेलीकम्युनिकेशन एक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, फर्स्ट शेड्यूल को एग्जीक्यूट करने के लिए इन्होंने अभी रिसेंटली स्पेक्ट्रम के रूल्स जारी किए हैं। जो आप देखिए नोटिफिकेशन है मिनिस्ट्री का 17 जून 2026 में। और इस नोटिफिकेशन में दीज रूल्स में बी कॉल्ड टेलीकम्युनिकेशन असाइनमेंट रूल्स, स्पेक्ट्रम असाइनमेंट बाय एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस रूल्स ऑफ
2026। अब इस रूल के अंदर में अगर आप नीचे जाएंगे जहां पे टेबल है, ये सारे के सारे सीरियल नंबर्स डिस्कस हैं। पहला नंबर सीरियल, दूसरा नंबर सीरियल मैं दिखा देता हूं, जो कि टेलीकम्युनिकेशन एक्ट का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट है। नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस, लॉ एनफोर्समेंट बाय क्राइम प्रिवेंशन, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग, ये सब इस डॉक्यूमेंट के अंदर में मेंशन है। किसको मिलेगा, क्या यूसेज रहेगा और क्या कंडीशंस होंगे, ये सब मेंशन है। तब इसमें क्या है दोस्तों, सब कुछ मेंशन है, जीएमपीएस मेंशन नहीं है। अब दिखाता हूं मैं आपको, क्योंकि 16 नंबर के अंदर में बहुत सारा आइटम है। देखिए 16 नंबर जो प्रोविजन है फर्स्ट शेड्यूल का, कौन सा प्रोविजन, 16 नंबर। इसके अंदर में टेलीपोर्ट है, टेलीविजन चैलेंज है, डायरेक्ट टू होम है, हेड एंड है, डिजिटल सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग है, वी सैट है, जीएमपीएस है, नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस, इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस एंड मोबाइल सैटेलाइट सर्विस इन एलएनएस बैंड है ना। बट अगर आप यहां जाएंगे तो आपको दिखेगा 7, 8, 9, इसके बाद में 16 में चलते हैं डायरेक्टली। 16 के अंदर में अगर आप देखेंगे तो सारे आइटम्स मेंशन है 16 में, टेलीपोर्ट, टेलीविजन चैनल, डायरेक्ट टू होम, उसके बाद में हेड एंड इन स्काई, डिजिटल सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, वेरी स्मॉल अपर्चर कमर्शियल, उसके बाद में देखिए नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस मेंशन है, इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस मेंशन है एंड मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेज इन द फर्स्ट शेड्यूल मेंशन है, पर जीएमपीएस का कोई नामो निशान नहीं है। तो क्या जो स्टारलिंक अगर उसको परमिशन मिलती है उसको स्पेक्ट्रम मिलेगा कैसे, बिकॉज यही तो रूल लागू होंगे। तो जब मेंशन ही नहीं है तो स्पेक्ट्रम मिलेगा कैसे, है ना दोस्तों। तो यही मेरा जो है प्रेजेंटेशन का उद्देश्य है। तो सैटेलाइट का जो ऑक्शन का डिबेट है वो तो सेटल हो चुका है, सबको पता है, इसीलिए फर्स्ट शेड्यूल आया। तो ये स्लाइड का मतलब वही था। अब एक्ट जैसे मैंने बताया उसका इंटेंट भी क्लियर है। सेक्शन 4, ऑक्शन इज बाय डिफॉल्ट फर्स्ट शेड्यूल, एक्सेप्शन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, और 16 नंबर एंट्री मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, जीएमपीएस, सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज, एमएसएस इन एल बैंड, वो एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट होंगे। अब चैप्टर जो है 7 गिव्स परमिशन नॉट स्पेक्ट्रम, परमिशन देता है, स्पेक्ट्रम नहीं देता है। नया प्लेयर हो गया, प्रिंसिपल टेलीकॉम ऑथराइजेशन, चैप्टर 4 सैटेलाइट नेटवर्क परमिशन, अप्लाई फॉर स्पेक्ट्रम, बट क्लियर पाथ नहीं है, क्योंकि जीएमपीएस के अंदर में ये नहीं लिखा हुआ उसके, क्योंकि एमएन ये जो बैंड जो है वो स्पेसिफिकली सिर्फ एलएनएस बैंड मेंशन है, केयू ये सब बैंड्स मेंशन नहीं है, सिर्फ उन्होंने जीएमपीएस का नाम लिख दिया, जो कि नए ऑथराइजेशन में ये नाम उन्होंने हटा दिया। तो जब ये हटा दिया तो उनको कैसे स्पेक्ट्रम मिलेगा, कोई अगर नया ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करता है, क्योंकि एग्जिस्टिंग जीएमपीएस होल्डर वर्सेस न्यू सैटेलाइट प्लेयर्स का इशू आ जाता है। एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, ओल्ड लाइसेंस स्टिल एग्जिस्ट, माइग्रेशन रूल प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग होल्डर, स्पेक्ट्रम एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम में कंटिन्यू। नए प्लेयर के लिए कोई जीएमपीएस कैटेगरी नहीं है। चैप्टर 7 परमिशन ओनली, फ्रेश स्पेक्ट्रम पाथवे इज अनक्लियर, इसीलिए दिक्कत है, इसलिए रूल्स इनकम्प्लीट है। कंटिन्यूटी एग्जिस्ट ओनली फॉर ओल्ड प्लेयर्स, क्लैरिटी मिसिंग फॉर न्यू प्लेयर, मतलब न्यू प्लेयर के लिए कोई क्लैरिटी नहीं है। तो रेगुलेटरी पैराडॉक्स क्या है, टेलीकॉम एक्ट के अंदर में जीएमपीएस को लिस्ट किया है, बैंड्स का नाम नहीं लिया उन्होंने, सिर्फ एलएनएमएस बैंड लिखा है, और उन्होंने कहा है कि भी जीएमपीएस को भी स्पेक्ट्रम मिलेगा और सैटेलाइट स्पेक्ट्रम सर्विसेज के लिए वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मिलेगा, और बैंड्स का कोई पता नहीं है, इसलिए बहुत ही अनक्लियर रूल्स हैं। और स्पेक्ट्रम असाइड रूल्स में जीएमपीएस को मैप नहीं किया उन्होंने, एलएनएस बैंड को सिर्फ बीएसएनएल के लिए दे दिया, जबकि ये हर कमर्शियल सर्विसेज के लिए ओपन होना चाहिए, और एनजीएसओ और एफएसएस के पाथवे का जो है कोई क्लैरिटी नहीं है। तो डीओटी को इसको कैसे फिक्स करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटेंट देखिए, एक्ट का इंटेंट क्या था। एक्ट का इंटेंट ये था कि सैटेलाइट सर्विसेज को स्पेक्ट्रम एडमिनिस्ट्रेटिवली मिलना चाहिए, बैंड्स उन्होंने मेंशन किया था, पर इंटेंट तो वेरी क्लियर था कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को ऑक्शन नहीं करना है, पर ये वर्ड डाल के उन्होंने गड़बड़ कर दिया, क्योंकि उन्होंने लाइसेंस होल्डर का नाम डाल दिया, भैया बैंड्स के नाम नहीं, उनको बैंड स्पेसिफाई करनी चाहिए थी, सैटेलाइट बैंड्स फॉर कमर्शियल ब्रॉडबैंड एंड मोबाइल सर्विसेज मेंशन करना चाहिए था, जो उन्होंने मेंशन नहीं किया। इसीलिए डीओटी को कैसे फिक्स करना पड़ेगा, मैप जीएमपीएस टू न्यू ऑथराइजेशन, मे नॉट बी द वर्ड जीएमपीएस, बट कुछ ऐसे टर्म यूज करने पड़ेंगे जो कि इंटेंट के साथ में रेजोनेट करे। क्लैरिफाई चैप्टर 7 स्पेक्ट्रम एलिजिबिलिटी, ओपन एलएनएस बैंड फॉर अदर कमर्शियल ऑपरेटर्स बियॉन्ड बीएसएनएल, एंड इशू सप्लीमेंट्री रूल्स फॉर केयू, क्यू एंड वी बैंड्स, जो कि सैटेलाइट बैंड्स हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट इन प्रिंसिपल, क्लियर पाथ पे इन प्रैक्टिस करना पड़ेगा उनको, है ना। तो ये करने के बाद ही ये जो रूल्स उन्होंने जारी किए हैं, ये जो रूल्स हैं जिसमें सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट के स्पेक्ट्रम का जो लिस्टिंग है, तभी ये
पूरा रूल्स बनेगा। ये अभी ड्राफ्ट के लिए ओपन है, तो इसका मतलब इस रूल को अभी चेंज करने की हमारी अपॉर्चुनिटी है। जब तक ये रूल्स ठीक से नहीं बनेंगे, कमर्शियल सैटेलाइट सर्विसेज इन KU बैंड्स एंड इवन इन LNS बैंड को नहीं लॉन्च किया जा सकता। इसीलिए जो है ये जो हेडिंग है जो आपका आर्टिकल का, ये पूरी तरह से जो है सही है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो के माध्यम से इस इश्यू को समझाया जाए कि किस तरह से सैटेलाइट स्पेक्ट्रम असाइनमेंट के रूल्स को नए रूल्स में, नए स्पेक्ट्रम असाइनमेंट रूल्स के साथ में उनको वो करना पड़ेगा, क्लब करना पड़ेगा, तभी क्लैरिटी आएगी, तभी कमर्शियल सर्विसेज इंडिया के अंदर में सैटेलाइट कमर्शियल सर्विसेज लॉन्च हो सकते हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।